नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हर हफ्ते रविवार को हम अपनी एक खास पेशकश लेकर के आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की दिशा अब यहाँ से आगे कैसी रह सकती है। क्या यहाँ से तेज़ी रहेगी, गिरावट और बढ़ेगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं हर बार एक नए मेहमान के साथ। आज के मेहमान को रूबरू कराएं, थोड़ा सी बात जरा पीछे हफ्ते की कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव, पैनिक, निराशा के बीच निवेशकों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बीता। हफ्ता काफ़ी शानदार रहा। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार 7 दिन बाजार के अंदर तेज़ी रही। शुरुआती दौर में आशंकाएं, चिंताएं तमाम सारी थीं, लेकिन ट्रंप के ट्वीट के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बदली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उसका जो रिप्लाई आया, ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच जो बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन और इस पिघलन का असर भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिला और 25,100 की बाधा जो बड़ी रुकावट बनी हुई थी, पहले 25,000 फिर 25,100। फ्राइडे के दिन शुक्रवार के सत्र में हमने देखा कि 25,100 के ऊपर बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब बड़ा सवाल ये, जो कि हमारे बीजी में लिखा हुआ है, मेरे बैकग्राउंड में लिखा हुआ कि क्या ये तेज़ी टिकेगी। बहुत लोगों को आशंका है कि पता नहीं क्या होगा, पोलैंड में ये हो रहा है, नेपाल में ये हो रहा है, यूरोप कहीं ऐसा तो नहीं कि सैंक्शन लगा देगा। चिंताएँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या ये तेज़ी आगे बढ़ेगी, क्या नए हाई की तरफ हम जाएंगे, 25,250 क्या निफ्टी तोड़ेगा, आगे क्या कुछ बड़ी चिंताएं हैं, अमेरिका के साथ जो रिश्ते चल रहे हैं वो क्या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ बहुत प्यारे और बहुत ज्ञानी विद्वान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील सुब्रमण्यम सर, इनको किसी परिचय की सर को आवश्यकता नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहली टिप्पणी तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो बीता हफ्ता गया, क्या इसे मतलब वन ऑफ इवेंट मानेंगे या आपको लगता है कि नहीं, ये शुरुआत जो अब तक सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं उसका नतीजा दिखाई दे रही है? आप कैसे देख रहे हैं सर, ये काफ़ी दिनों बाद जो एक सूखा पड़ा हुआ था उसमें कुछ बूंदें जो गिरी हैं, आपकी पहली टिप्पणी इस पर सर। तो पहली टिप्पणी यह है कि एफआईए की जो बिकवाली जारी रही थी इस हफ्ते भी, मगर कम थी। पिछले हफ्ते की जो गिरावट थी, तो जरूर इसमें ट्रंप की जो एक पलट की डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। क्योंकि हमारी मार्केट देखिए, जबरदस्त म्यूचुअल फंड की खरीदारी के बावजूद मार्केट का रिटर्न एक साल में देखा तो कुछ खास नहीं बना। तो उसका कारण यही है कि एफआईएस कंटिन्यूसली बेच रहे थे और उनके मन में क्या है चीज, तो दो चीज सामने उठती है। एक है इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन और दूसरी हमारी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के ऊपर ये टैरिफ का असर। तो यही उन्हें पीछे हट के रख रहे थे। और ये जो ट्रंप की राहत तो मिली है, वो मैं कहूंगा कि अगर उसमें बिल्डअप होना जरूरी है। क्योंकि जैसे उन्होंने एक तरफ कह दिया कि मैं, मोदी जी मेरी दोस्त है, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है और ट्रेड टैक्स भी अच्छे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ईयू से भी कहा कि आप सैंक्शंस लगाइए इंडिया और चाइना के ऊपर। यानी वो मान रहे हैं कि अपना जो एक्शन था इंडिया के ऊपर एक 25% एडिशनल लगाना, वो गलत था। इन एक तरह से वो मान रहे हैं क्योंकि वो फेलियर हो गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर और भी बढ़ गया। तो ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रम्प बिहेव मोर लाइक अ बिजनेसमैन, जो हर चीज को एक नेगोशिएशन टूल के तौर पर यूज करते हैं रादर देन एज अ मियरली प्रेसिडेंट। तो उस हिसाब से देखें तो जरूर इसमें एक ग्रीन लाइट में देखूंगा कि उन्होंने रिकग्नाइज किया कि ये जो हमारी चाल चलाई थी हमने, कि रूस को टेबल पे लाने के लिए और उसके लिए इंडिया को इस्तेमाल किया, वो गलत था। और अब वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी बात सॉल्व हो गए, क्योंकि अभी भी हमारी एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर रेड लाइन है, वो तो मानना पड़ेगा। मगर ये शायद ये एडिशनल 25% में कुछ राहत मिल सकती है, ये आने वाले दिन में मुझे लगता है कि होगा। और अगर ये होता है तो जरूर एफआईएस की वापसी और बढ़ेगी। क्योंकि वैल्यूएशन के तौर पर देखें, इंडिया अभी भी कंपेयर टू अदर देश हम महंगे ही हैं, मगर हमारी जो एक लॉन्ग टर्म एवरेज 5 ईयर एवरेज के अभी नीचे आ गए हैं। तो एक थोड़ा सस्ता मैं कहूंगा, और ये थोड़ी तेजी अगले महीने से आपको पकड़ेगी। क्यों कर रहा हूं मैं कि अक्टूबर 10 जो अर्निंग सीजन शुरू होगी, वहां से आप देखेंगे कि मार्केट की सोच, यानी एनालिस्ट और फंड मैनेजर की सोच भी FY27 के ऊपर जाएगी। तो मान लीजिए 9% या 10% जो भी नॉमिनल जीडीपी है, उस हिसाब से अगर अर्निंग्स की बढ़ने की उम्मीद रख रहे हैं, तो वैल्यूएशन में 10% थोड़ा सस्ता और भी लगेंगे। तो ये सब एक थोड़ी पॉजिटिव चीज लग रही है मुझे कि एफआईएस बहुत तेजी से नहीं, बट एटलीस्ट थोड़े थोड़े वापस आएंगे।
क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग तो जारी है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मार्केट में जीएसटी के बाद उतना तेजी नहीं दिखा है, क्योंकि डोमेस्टिक को सेक्टर रोटेशन करना पड़ा। क्योंकि उन्होंने ज्यादातर जो कैश था उनके पास, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स के पास, उन्होंने पिछले 5 महीने में, मार्च एंड में ये 7.25% के करीब बढ़ गई थी फंड मैनेजर्स की कैश पोजीशन। अब वो 6.8 पे आई है। तो क्या है कि जो पैसा फ्रेश आया है वो भी करीबन आप देखेंगे 30,000 करोड़ हर महीने, तो 1.5 लाख करोड़ का जो पैसा आया प्लस उनके पास जो कैश था उसको डिप्लॉय कर चुके हैं। तो अभी जो एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो मार्केट में मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन है, मगर आगे बढ़ने के लिए आपको एक ये ट्रेड टॉक्स की कुछ आगे प्रोग्रेस की कुछ खबर आनी चाहिए, और उसके कारण एफआईएस के रुख में बदलाव आनी चाहिए। ये दो की चीज है। वैसे तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर उसको सपोर्ट देते रहे कि कोई भयंकर करेक्शन या ऐसी बात की जरूरत नहीं है। फाइनल एक पॉइंट कहूंगा मैं कि जीएसटी की भी इम्पैक्ट अगर देखें तो ज्यादातर ऑटो सेक्टर वो बोले कंपनीज ने कहा है कि हम पास ऑन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। मगर मार्जिन्स के लिए, क्योंकि कितने मार्जिन्स का इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये क्या कर रही है कि जीएसटी कट के साथ अपना प्राइस कट भी ऑफर कर रही है। जैसे हमने देखा कि महिंद्रा ने कहा कि अभी आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको पोस्ट जीएसटी प्राइस में दे देंगे, तो नेचुरली वो इम्पैक्ट वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो शायद मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा इस क्वार्टर के रिजल्ट में मैं थोड़ी नरमी दिखेगी इन चीजों के कारण। तो इसलिए मैं बहुत भयंकर तेजी की उम्मीद उतना नहीं रख रहा हूं, बट डेफिनेटली मार्केट एक सपोर्टिव ट्रेंड से ज्यादा गिरावट नहीं होगी, एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगी अप अंटिल आपको दिवाली के नंबर सामने आते हैं, और उसके बाद अगले क्वार्टर में उनकी अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी सामने दिखने लगता है। हाँ सर, चूँकि आपने एफआईएस का जिक्र काफ़ी किया, तो मैं चाहूँगा कि जरा सर, आप सिंगापुर में हैं इस समय, कई लोगों से मुलाकात कुछ लोगों से हुई आपकी, क्या वो भारत को कैसे देख रहे हैं, और उनके लिए जैसे आप बहुत सारे कंसर्न पॉइंट तो आपने बताए, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट बताए, वह आरबीआई रेट कट, जीएसटी कट, इनकम टैक्स में रियायत, तमाम चीज़ें तो हुई हैं, तो उनको अभी बाज़ार को लेकर के क्या बड़ी चिंताएं क्या हैं? क्या रिजल्ट्स चिंता कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर टेंशन है, या मतलब कब तक क्या मतलब आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है? वो लोग इंडिया के बारे में क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? वो उनका मानना है कि ये जो जीडीपी के आंकड़े आए थे 7.8, उनमें लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है ये, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो खाली 8.8 है। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी में जो डिफरेंस है कि 1%, तो ये ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन 1% में है। तो जरूर उनको क्या है कि गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट कर रही है इस जीडीपी को, तो वो नॉमिनल से लेकर थोड़ी उसको रियल को कैलकुलेट करिए। तो उनका कहना है कि इंडिया का ग्रोथ डेफिनेटली स्लो डाउन मोड में जा रहा है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी अगर 8.8 है तो नेचुरली कॉर्पोरेट्स का इनकम भी नॉमिनल के साथ जुड़ता है, और इसीलिए उनका मानना है कि ये जो जीएसटी की जो खबर है उसके कारण कंजम्पशन में बढ़त में क्या सचमुच में आपको उन सेक्टर्स में तो जरूर प्रभाव पड़ेगा, मगर ओवरऑल इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पैसा कम होगा, क्योंकि जीएसटी की कॉस्ट का अब्सॉर्प्शन गवर्नमेंट ने बताया कि वो 45,000 करोड़ है, मगर उसके कारण क्या गवर्नमेंट की खर्चा कम हो सकती है। तो इमीडिएट फ्यूचर के लिए वो देख रहे हैं कि थोड़ी उनको वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि वैल्यूएशंस की बात मैंने किया कि थोड़ी सस्ती लगने लगी है, मगर ये याद रखिए कि एफआईएस ने कभी भी इस साल के वैल्यूएशन, इस साल की अर्निंग्स ग्रोथ पे उतना नहीं डिपेंड किया, मगर एक उभरती हुई इकोनॉमी के तरह देखा था इंडिया को, और वहां पे तारिफ ने आके बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। तो इसलिए उनके लिए मैं कहूंगा कि इस स्थिति में अभी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंडिया एक 9% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लेवल पे आगे है, तो उस हिसाब से अभी सभी चीज को देखेंगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी वो 10-12% ही फैक्टर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फ्रेश पैसा अगर आना है तो उनको डेफिनेटली एक ग्रोथ को इस एक्सपेक्टेड 10-12 से बेहतर आने की जरूरत है। वो सेकंड, उनको टैरिफ से राहत जरूर उनको चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ में उनका मानना है कि देखिए 30% वर्ल्ड के जीडीपी में अमेरिका का हिस्सा है। तो आज शायद क्योंकि हमारी पास्ट फेलियर, क्योंकि हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स 2% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट है, यूएस का एक्सपोर्ट भी 2% ऑफ हमारा जीडीपी है, तो
आज के दिन में हम एक डोमेस्टिक इकोनॉमी होने के नाते ये टैरिफ का इम्पैक्ट इमीडिएटली कुछ नेगेटिव ज्यादा नहीं दिख रहा है। यही एस&पी ने भी कहा उनकी रेटिंग की स्टोरी में, और फिच ने भी अभी अपग्रेड कर दिया डोमेस्टिक ग्रोथ को 6.9 तक इस साल में। उनका फिक्र इसके बारे में नहीं है, उनका फिक्र है दो चीज। एक है इस डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी में ये लो इन्फ्लेशन की बात जो चल रही है वो नॉमिनल जीडीपी को गिरा रही है, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स उस हिसाब से ही बढ़ेंगे। तो उनकी भी उम्मीदें अराउंड हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट ही कॉर्पोरेट अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है। तो नेचुरली वो फ्रेश पैसा लगाने के लिए उतना उत्साहित नहीं है। सेकंड है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को उन्होंने खरीदा है, तो उनको वो देखना है कि कैसे इंडिया अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ गठबंधन करती है, और एक लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट स्टोरी इंडिया का आगे बढ़ने से ही वो जबरदस्त पैसा इंडिया में अभी लगाएंगे। नहीं तो बाकी उनके लिए सस्ते मार्केट चाइना और साउथ कोरिया तो सामने है उनके लिए। बिल्कुल सही कहा सर। सर लेकिन एक चीज़ बताइए कि अभी की स्थिति को अगर हम देखें तो टैरिफ को लेकर के आपने कहा एफआईएस के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है। टैरिफ को लेकर अभी करंट सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? पहले तो लगा कि ट्रंप साहब, एक तो उनकी स्टेटमेंट इतनी रहती है कि उनके बयानों को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस तरीके से शुरू में कहा उन्होंने कि हमने चाइना के उसमें जो है खो दिया इंडिया को, और उसके बाद से फिर उनके जो बात के ट्वीट रहे, ऐसा लगा कि पुरानी जो खटास थी वो ख़त्म हो गई। तो अभी कैसे आगे का रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? आज एक खबर सर मैं देख रहा था, और इस खबर में ये कहा गया कि ट्रंप मे विजिट इंडिया दिस ईयर। तो ये जो भारत के अंदर जो राजदूत होंगे ट्रंप साहब के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि क्वाड की मीटिंग में ट्रंप आ सकते हैं, माइट विजिट है। तो ये एक तो अगर ये ऐसा होता है तो ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों देशों के बीच जो तलखी थी, जो खटास थी, वो कम होती हुई दिखाई दे रही है? टैरिफ का बीच का रास्ता, जैसे पीयूष गोयल ने कहा, नवंबर में निकल जाएगा, या अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं यूएस से, उससे ऐसा लग रहा है? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभी से ये वर्स्ट इज ओवर, अभी से सुधार ही दिखेगा इस रिलेशनशिप में। और इसके लिए मैं अपने डिप्लोमेटिक लीडरशिप और मोदी जी के नेतृत्व में जो जयशंकर जी लीजिए या पीयूष गोयल लीजिए या जो भी है, इन्होंने जो हैंडल किया इसको बहुत सही तरीके से हैंडल किया। इसको मैं कहूंगा कि लोहे की हाथ को मखमल कपड़े में रख कर देना। इंग्लिश में कहते हैं आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव। यानी हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लीजिए या रशिया और चीन से एक नजदीकी तौर अपनाया, मगर यूएस के खिलाफ हमने कोई भी बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हमने कंटिन्यूसली मेंटेन किया कि हमारी ट्रेड की टॉक्स जारी है, हम रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं। तो ये एक जो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, स्टिक था कि हम रशिया के करीब जाएंगे और चाइना के करीब जाएंगे, और कैरेट था कि हमने कुछ नहीं रिस्पॉन्ड किया, भले उन्होंने हमें डेड इकोनॉमी बुलाया, जो भी है। तो ये डिप्लोमेटिक सक्सेस मैं कहूंगा कि उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो 25% एडिशनल टैरिफ, उसकी वजह इंडिया नहीं थी, उसकी वजह थी ट्रंप को चाहिए था कुछ अस्त्र जिससे वो रशिया को अलास्का ला सके। मगर वो अलास्का लाने में कायम हुए, मगर उसके फुल फल नहीं मिले ना, बिकॉज अभी रशिया वापस वार करने लगी है यूक्रेन के ऊपर। तो ट्रंप ने अभी रियलाइज किया कि ये बात अभी हाथ से फिसल गई, अभी रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने की ये चीज ही नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो इंडिया के खिलाफ उसका कोई खास दुश्मनी नहीं था। ये सब खाली उस चीज के लिए उन्होंने अपने वार्तालाप जो किया, जो भी बात की, वो खाली उस चीज, और शायद उसके पीछे था कि नोबेल प्राइज की एक ख्वाहिश। मगर अभी पता चल गया एक महीने में वो वाली बात, बस उसको छोड़िए। अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो बात गलत है, इसलिए उन्होंने ट्वीट के ऊपर ट्वीट, पहले ट्वीट उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इंडिया हैज लॉस्ट इटसेल्फ टू चाइना एंड ये। उसके बाद उन्होंने पलट गया एकदम कि ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, फिर ट्रेड टॉक्स, फिर आज वो स्कॉट का भी एक ये आया कि इंडिया के साथ हम ट्रेड टॉक्स करेंगे, अगर वो रशिया से ऑयल करना कम करेंगे तो हम करेंगे डायरेक्ट डील। तो क्या है कि इसमें राहत शायद आ सकती है कि इंडिया कमिट करे कि हम यूएस से कुछ तेल खरीदते हैं। अगर वो हमने इस्तेमाल किया ना, क्योंकि हमें तो तेल इंपोर्ट ही करना है, बिल्कुल एक भाग अगर हम यूएस से इंपोर्ट करने की उसको एक कमिटमेंट दे देना, वो एक बहुत बड़ी विन होगी। ट्रंप दिखा सकता है एज अ विन, और ट्रेड डील भी कुछ ना कुछ इंटरिम ट्रेड डील। मैं नहीं कहूंगा कि एग्रीकल्चर और डेयरी वाली बात इतनी इजीली से सॉल्व नहीं होगी, वो तो वक्त लगेगा, मगर एक इंटरिम ट्रेड डील तो नवंबर के अंदर मुझे दिख रहा है कि लग हो सकता है। और ट्रंप की विजिट, याद रखिए, ये जो टैरिफ की बात के पहले
जब मोदी गए थे अपने यूएस में, तभी खबर आई थी कि अपने क्वाड के मीटिंग के लिए ट्रम्प इधर आएंगे। हाँ अभी वही बात उभर के आई है। तो पहले ही प्लान था। तो अब क्योंकि सिचुएशन मामला अभी ठीक लग रहा है, जरूर ट्रम्प आ सकते हैं। उसको एक अभी एक जो कहते हैं ना, वो फाइनली वो सील करेंगे कि वो अपनी बातें जो हो गया, अभी बुलाओ, जो पुराने चीज को बोलो, अभी आगे बढ़ते हैं एक पॉजिटिव तौर पर। ठीक सर। अब सर जरा मतलब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ कर के देखें तो अभी अभी की जो स्थिति दिखाई दे रही है मार्केट पे, अगर दोबारा आए तो ये जो इन तमाम जो घटनाक्रम रहा, जो जिसका जिक्र भी आपने किया, उसकी वजह से एक छोटी मोटी रैली हमने लोअर लेवल से देखने को मिली है। अब सवाल ये है सर कि थोड़ा सा ये क्या सस्टेन कर सकती है, क्योंकि अब हमारा फेस्टिव सीजन आ रहा है। नेक्स्ट वीक जो है आपसे ठीक 10 दिन बाद जो है 7-8 दिन बाद जो है हम देख रहे हैं कि 22 तारीख से जीएसटी का जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वहाँ पे सबकी निगाहें हैं। क्या डिमांड वैसी आएगी? क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद डिमांड वैसी नहीं आई है। कंपनियों की तरफ से भी अभी तक तो, ऑटो कंपनियों की तरफ से तो जो ऐलान हुए हैं पहले ही कट के ऐलान हो गया है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या वाकई में लोगों के पास अब पैसे नहीं है? नहीं नहीं, अभी देखिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। पहले उन्होंने बजट में टैक्स ब्रेक दिया था। तो उस टैक्स ब्रेक्स के बाद क्या हुआ कि पैसा लोगों ने लेकर सेविंग्स पे उसको जमा कर दिया, खर्चे में नहीं। क्योंकि उनकी सोच थी कि अभी फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा है तो सेविंग में करें। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी बुक बढ़ने लगी, बैंक की डिपॉजिट बढ़ने लगी। तो एक वो सोच गवर्नमेंट के जो सोच थी कि पैसा हाथ में दें तो खर्चा होएगा, वो नहीं हुआ। उसे आरबीआई ने रेट कट किया और बैंक्स ने भी करीबन 77% रेट कट को पास ऑन किया। फिर भी लोगों की इच्छा, जैसे कहा आपने, खरीदारी नहीं हुई। मगर शायद ये एक फाइनल टिल्ट होगा जो जीएसटी कट के कारण इतने भयंकर, जो एक कंज्यूमर सेंटिमेंट में एक पॉजिटिव बदलाव मैं देख रहा हूं। सेकेंड चीज है कि आज कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसको समझ गई है कि इतने कोशिशों के बावजूद कंजम्पशन नहीं बढ़ रही है, तो वो भी अब पूरा हाथ इसके पीछे लगा रहे हैं और प्राइस कट्स अनाउंस कर रहे हैं। तो नेचुरली मेरा मानना है कि अभी कस्टमर को इतना धक्का दे दिया है, तो इस फेस्टिवल सीजन में जरूर वो टिल्ट करेगा और कंजम्पशन की ओर बढ़ जाएगा। तो मेरा एक बहुत स्ट्रांग उम्मीद है कि ये फेस्टिवल सीजन बहुत भयंकर ब्लोआउट सीजन होगी और चेंज होगी। और इसका सस्टेनेबिलिटी के लिए देखिए, जनवरी में शायद ये नेक्स्ट पे कमीशन की अनाउंसमेंट है। बिल्कुल। उसपे पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास भी हाथ में पैसा आएगा। तो कंजम्पशन मेरे लिए अभी दिख रहा है कि थोड़ी चेंज हो रही है। और अभी देखिए इन्फ्लेशन की जो नंबर्स, देखिए गवर्नमेंट की डिस्क्लोज इन्फ्लेशन तो वही होती है, रियलिटी में ऑब्वियसली लोग के पास इन्फ्लेशन का कुछ और असर दिखता है नेचुरली। क्योंकि वो जो चीज़ है जैसे एजुकेशन या मेडिकल, ये वाली चीज़ अब मेरे सीपीआई कैलकुलेशन में उतना नहीं आती है। मगर फिर भी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहे हैं, आज भी एक फूड इन्फ्लेशन का नेगेटिव डेटा बताया था, तो जरूर इन्फ्लेशन कम होने से लोगों की खर्चा की एक आशा बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो सोचेंगे कि मैं क्यों खर्चा करूं, क्योंकि मेरी इनकम घटने वाली है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम। तो अब एक इन्फ्लेशन में ईजिंग है, तो डेफिनेटली वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर होगी। बट इस महीने में, क्योंकि सितंबर 22 को है, ऑब्वियसली इस क्वार्टर की कंजम्पशन की सेल्स जो अक्टूबर 10 से बाहर आएगी, उसमें आपको अच्छा नंबर नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी पोस्टपोन करेंगे। क्यों अभी कोई कंज्यूम करेगा? सब 22 सितंबर के बाद ही कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो याद रखने की जरूरत है कि ये इमीडिएट इस क्वार्टर के नंबर में शायद वो कंजम्पशन का आंकड़ा न दिखे, वो अगले क्वार्टर के नंबर में जनवरी 10 से जो आती है वहां पे दिखेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर एक चीज़ रह गई यूएस को लेकर के, वो है इन्फ्लेशन के नंबर। वहाँ पर भी बड़ी चिंता है। 2.9% आई जनवरी के बाद की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने को मिले। रेट कट होना है 15 तारीख को, मतलब जो 15 तारीख से बैठक है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस बार फेड जो है रेट कट करेगा? कई तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ लोग इस साल जो है 2 रेट कट, मतलब 50 बेसिस पॉइंट की भी बात हो रही है, कुछ लोग 25 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? और क्या रेट, बहुत लोग करेंगे रेट कट होगा उसके बाद एफआई आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है जब रेट कम होंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए, ज़्यादा रिटर्न के लिए फिर हो सकता है इंडिया आ सकते हैं। आपका मानना है ये? नहीं, मेरा मानना है कि एक ही रेट कट होगा इस साल, वो 25 बेसिस पॉइंट का होगा और शायद वो सितंबर 15 सितंबर को ही हो जाएगा। 2 की उम्मीद नहीं है मेरी, और 50 की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरा उसके पहले था थोड़ा
मगर ये डेटलेस इन्फ्लेशन डेटा जो आ गया है उससे मैं समझूंगा कि एक स्टांस के बदलाव के रूप में एक 25 बेसिस पॉइंट को करेंगे, पर उसके बाद वो कहेंगे कि वो अगले साल ही देखेंगे, इस साल में और एक रेट कट की उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूँ। एक सेकंड बात है कि उधर की रेट कट अगर हो गई तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में, तो मेरे ख्याल में अब वो 25 आएगी तो शायद मार्केट में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, उन्होंने 50 होगी तो एक चलान आएगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 80% पोल में जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आज वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है मैं कहूंगा। तो इंडिया के लिए देखिए इमर्जिंग मार्केट की ओर तो पैसा भरपूर आ रहा था, चाइना के लिए, साउथ कोरिया के लिए, वो मार्केट में तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इमर्जिंग मार्केट के नो कोई भी कमी आ रही थी। इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया का एलोकेशन में लोग अंडरवेट कर रहे थे इंडिया को, तो उस स्थिति में बदलाव इस जस्ट रेट कट के कारण नहीं होगा, क्योंकि रेट कट इंडिया के लिए, हमारी आरबीआई क्या रेट कट करेगी ये बात अभी उठाना है, मगर मेरे ख्याल में अगले रेट कट अगर भी का अक्टूबर में होगा पॉलिसी तो तब विल बी टू सून, क्योंकि फेस्टिवल सीजन का डिमांड ग्रोथ ये सब कैसे होता है उसके देखने के बाद ही आरबीआई रेट कट की बात करेगी। तो अगर आरबीआई रेट कट नहीं करती है और फेड करती है तो डेफिनेटली रुपये के ऊपर थोड़ा दबाव और बढ़ेगा, तो वो एफआईएस के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो मेरा कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि ये रेट कट के अनाउंस के बाद एफआईएस भरपूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है, ये इंडिया स्पेसिफिक हमें और कुछ डेटा जो पॉजिटिव है वो देखने की जरूरत है उनको, और खाली फेड के रेट कट के कारण बहुत ज्यादा पैसा मैं इंडिया में नहीं आते हुए देख रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट के लिए, उसके बाद फिर दो चार सवाल सेक्टर को लेकर के क्योंकि लोग जानना चाहेंगे। वो ये कि अगर हम यूएस को किनारे करें अभी, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह की अशांति चल रही है, जैसा अभी आपने खुद कहा पोलैंड का जिक्र किया, जिस तरीके से वहाँ से सिचुएशन, यूरोप के ऊपर कहा जा रहा है प्रेशर है कि वो भारत के ऊपर जो है तेल के ऊपर जो है सैंक्शन लगाए। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पड़ोस में नेपाल में और दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, ये वो मतलब जो बाकी इवेंट्स हैं यूएस को छोड़ करके, वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भारत की शेयर बाज़ार को लेकर के, स्टॉक मार्केट को लेकर? देखिए मैं कहूँगा कि उधर उतना ज़्यादा नेगेटिव मैं नहीं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज़ है कि अगर उधर स्लो डाउन की बात हो रही है और ये सब हो रही है तो डेफिनेटली वो ऑयल प्राइसेस को एक कंट्रोल में रखेंगे, वो इंडिया के लिए पॉजिटिव है। तो ये जो स्लो डाउन की बात हो रही है ये सब एक्चुअली इंडिया के लिए थोड़ी पॉजिटिव सिचुएशन है, नंबर वन। नंबर टू, ये ट्रम्प ने अभी यूरोप को सैंक्शन लगाने के लिए कहा है, मगर याद रखिए कि यूरोप इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन गैस, पाइपलाइन ही है, तो वो ऐसे एक डाइकोटोमिक सिचुएशन जो कहते हैं ना, इंडिया के ऊपर तेल के लिए लगाओ मगर अपने आप गैस खरीद रहे हैं, तो ये मुझे एक लॉजिकल नहीं लग रहा है कि वो भी जाके इंडिया। सेकेंड, देखिए उनको भी टैरिफ जो असर जो पड़ा है अभी, वो भी इंडिया की ओर बीटीए साइन करने की ईयू के साथ ये सब बातें चल रही है, तो अब की बार वो जाके यहाँ पर कुछ ऐसा मोड लेंगे कि टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएंगे, ऐसा यूएस का दबाव होगा, मगर मैं नहीं मानता हूं कि यूरोप ऐसे कुछ करेगी इंडिया के साथ, वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश ही करेगी। और जो तनाव है उधर देखिए, फ्रांस में गवर्नमेंट की बदलाव हो रही है, और पोलैंड की बात सुने तो एक्चुअली देखिए वो पोलैंड के ऊपर अटैक नहीं था, वो यूक्रेन अटैक को पोलैंड के जरिए किया था, तो मेरा वो भी ये होगा। बट ये जो कतार में इसराइल ने किया के तनाव के कारण शायद तेल के दाम के ऊपर थोड़ा असर हो सकता है, उसको वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। ठीक सर, चलिए आप जरा कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक फटाफट सर कुछ एक सेक्टर्स पे बात कर लेते हैं। अभी के लिहाज से हमने देखा इस हफ्ते जो रैली रही उसमें एक तो जीएसटी वाली रैली रही, जिसमें हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में अच्छा मूव रहा। ये मूव अभी क्या लगता है, कुछ लोगों को लगा कि नहीं, बीच में 2 दिन डिप आया तो लोगों को थोड़ा सा घबराए कि, लेकिन अभी क्या लग रहा है सर इस सेक्टर को लेकर के, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ऑटो को लेकर के, और आपका फोकस ऑटो इंसलरी पे ज़्यादा रहेगा, 4 व्हीलर पे ज़्यादा है, 2 व्हीलर पे ज़्यादा है, क्या है ऑटो सेक्टर को लेकर आपका आउटलुक? देखिए मेरा मानना है कि ऑटो सेक्टर की सेल्स नंबर्स बढ़िया रहेगी, मगर मार्जिन्स पे दबाव होगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे ना, कंजम्पशन को एक धक्का देने के लिए लोग अभी भी, जैसे महिंद्रा की बात की मैंने कि वो प्राइस कट्स अभी अनाउंस कर रही है, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में उधर एक प्राइस मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा। तो मेरे ख्याल में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिहाज से आप थोड़ी बहुत सेल ऑन राइज या प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज ये इनका सेल्स की नंबर अच्छे आएगी बट मार्जिन के ऊपर
थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिख सकता है। तो और ये बात साफ आपको जनवरी नंबर्स में ही दिखेगी ना, जैसे मैंने कहा, क्योंकि दिवाली अक्टूबर 20 को ही है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अभी जो एक लॉन्ग टर्म तौर पर ऑटो की आउटलुक ठीक है, मगर शॉर्ट टर्म में रैली बहुत तेजी, अभी एक महीने का अभी इस करेक्शन के बाद भी 12% की अप स्विंग है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी कंसल्टेशन फेज में चलेगी कंजम्पशन प्लस ऑटो, पर लॉन्गर टर्म कंजम्पशन की स्टोरी अच्छी है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, किसी को जल्दबाजी, एक इन्वेस्टर को जल्दबाजी करके बेचने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो बात है। मगर मेरी स्टोरी क्या है कि ये सेल्स जरूर होगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर दबाव है, क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है, डीलर के काउंटर पे पड़ा है, और उसको किसी हालत में पुश करना है कस्टमर्स को। तो इतना प्रेशर डालेंगे फेस्टिवल सीजन में, तो वो सेल्स अच्छे आएंगे। तो उसके कारण मेरा आउटलुक है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी देश में, और कैपेक्स साइकिल को ट्रिगर ऑफ करेगी। तो मेरे लिए अभी अच्छी वक्त है कि आप कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्पेस, जो भी एक फैक्ट्री की एक्सपेंशन में काम आते हैं, जैसे टर्बाइन्स लीजिए, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स लीजिए, सीमेंट लीजिए, स्टील लीजिए, जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स, जो भी अपना जो नो कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, इंजन कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, इंडस्ट्रियल्स, ये सब चीज़ें हमारी एक लॉन्ग टर्म तौर पर इसका इफेक्ट 3-4 साल तक दिख सकता है, और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट डलवा सकती है। तो मेरे ख्याल में क्या सर्टेनिटी है इस तक ये सेल्स होगा, अनसर्टन है क्या मार्जिन्स इंपैक्ट होगी कंजम्पशन पर, मगर ये सेल्स के कारण, कैपेसिटी बढ़ने के कारण कैपेक्स साइकिल को जरूर एक सपोर्ट मिलेगी, और वो एक 3-4 साल चलने वाली साइकिल है, क्योंकि फैक्ट्रियां ओवरनाइट नहीं खुलती, उसको 1.5 साल 2 साल लगते हैं फैक्ट्री बनाने में, ऑर्डर बुक्स बनते हैं, एग्जीक्यूट करना है। तो ये अभी उभरती हुई स्टोरी मुझे दिख रहा है। तो मैं मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को ये सलाह दूंगा कि अभी आप उन कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्पेसेस में आप अलोकेशन धीरे धीरे शुरू कीजिए, और उसके साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मन में रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ज्यादातर ये जो मल्टीपल एफए की बात करता हूं वो होती है क्योंकि ये एग्जीक्यूट अल्टीमेटली स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, एसएमई, एमएसएमई, ऐसे कंपनियां करती है, और उनको जो फाइनेंसिंग की जरूरत होती है उस वो खाली पीएसयू बैंक से कर सकती है, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो सेक्टर को जानते नहीं है, उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी उतना नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कभी मैं फ्यूचर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लोन बुक ग्रोथ, बट मार्जिन भी अच्छी रहेगी, बिकॉज इस सेगमेंट को, एमएसएमई को, वो 12-14% पे लेंड करते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत खास सेक्टर है जहां पे आपको अभी ध्यान देना शुरू करना है। तो मैं कहूंगा C+C, कंजम्पशन प्लस कैपिटल गुड्स, एक लॉन्ग टर्म तौर पर, शॉर्ट टर्म तौर पर थोड़ा कंजम्पशन से आप स्टे इन्वेस्टेड रहिए, बहुत ऐड मत कीजिए अभी। ये जो पीएसयू बैंक्स वाली आपने बात कही, मैं मतलब वो क्या मीडियम टर्म के लिए बोला, लॉन्ग टर्म के लिए पीएसयू बैंक्स में करे क्या? क्योंकि ऑलरेडी लोग 1-1 साल से, 1.5 साल से होल्ड करके रखे हैं और सवाल कर रहे हैं कि चल क्यों नहीं रहे हैं ये। आज एक पिछले 2-3 दिन से फिर से एक स्टोरी चल रही है, जो पहले भी चली, अभी भी चल रही है, कि सरकार जो है इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय बैंकों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर से जो है सारे बैंकों को 3-4 बैंक ही रखेगी, बाकी सारे बैंकों को। ये सब स्टोरीज को देख करके बैंकों पे, पीएसयू बैंक्स पे खास तौर से क्या व्यू है सर अभी आपका? अच्छा है ना, कंसोलिडेशन होता है, जितने छोटे मोटे पीएसयू बैंक्स कंबाइन करके बड़े होते हैं, वो उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी के लिए, क्योंकि याद रखिए जब वो मर्ज करते हैं ना, तो पुराने एसेट्स जो होते हैं, उनका लैंड, बिल्डिंग, सब रिवैल्यू करते हैं वो आज की प्राइसेस में। तो वो एक मर्जर का वो एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। सेकंड, एक रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ भी होता है, और वो उनके परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि फिर इंटरनेशनल तौर पर जाके वो पैसा उठा सकते हैं, सस्ता पैसा। तो मैं कहूँगा जितना कंसोलिडेशन होता है, तो आप अगर एक बैंक को खरीद रहे हैं और उसको दूसरे बैंक में मर्ज हो गया, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसके कारण, उसके लिए की जरूरत नहीं है। अच्छी, जितनी एक मजबूत बैंक बनती है उतना अच्छा है ना। तो मेरा मानना है कि ये जो गवर्नमेंट, एंड जरूर गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, जो आप बात कर रहे हैं, आप मर्ज छोटी छोटी बैंक रखे, उनका स्केल नहीं होता है ना। तो स्केल वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग, और इसलिए मेरा मानना है कि ये जो एक अच्छी खबर होगी, और होगी तो किसी भी पब्लिक सेक्टर को खरीदे, वो आज वीक बैंक भी हो, क्योंकि मर्जर के कारण उसकी क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो नेचुरली आपको उससे फायदा ही होगा। ठीक है सर। सर अब जरा एक सेक्टर, इस पे आपसे हर बार बात होती है और चला भी अच्छा,
और अभी जो है जो कि बहुत सारी बातें फिर से हुई, तो शुक्रवार के दिन हमने एक बार फिर से डिफेंस के अंदर जान आती हुई दिखाई दी। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि सारे पीएसयू में तो अच्छी रही, डिफेंस में ख़ास तौर से मतलब ज़बरदस्त रैली 6% 7% 8% की। क्या मतलब तस्वीर लग रही है इस सेक्टर को लेकर के? बीच बीच में लगातार जो है ऑर्डर की खबरें भी आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, कुछ भारत की कंपनियां, प्राइवेट प्लेयर्स एमओयू भी साइन कर रहे हैं बाहर। कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? क्या जो लोग 5 साल 10 साल की बात कर रहे थे, क्या मतलब 1-2 साल में भी ये शेयर साल के लिए भी ये सेक्टर अच्छा लग रहा है? अभी क्या सलाह रहेगी आप? देखिए, मेरे ख्याल में अभी भी मेरे को वैल्यूएशन का थोड़ा डर है उधर। ये बहुत तेजी हो गई थी और थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी महंगी है। तो आउटलुक अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा अभी डिफेंस को मॉडर्नाइज करना, मॉडर्न एज इक्विपमेंट करना, और मेरा जो मोर पॉजिटिव है प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज पे कि उनको ही ज़्यादा मैं मॉडर्न डे जो टेक्निकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर ध्यान देख रहा हूँ। तो ज़रूर, और गवर्नमेंट की भी एक आत्मनिर्भर की फोकस है, तो उस चीज़ के अंदर मैं ज़रूर एक डिफेंस की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है बढ़िया है। मेरा 20 to 25% पर एनम उनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ सकती है। क्या है कि मार्केट ने थोड़ा बहुत उसको डिस्काउंट कर लिया, तो इसलिए बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद से मत निवेश कीजिए। बट लॉन्ग टर्म तौर पर अगर आपके पास 5 7 10 ईयर्स की आउटलुक है तो ज़रूर ये अच्छी सेक्टर है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक ग्रोथ सेक्टर है जहाँ पे फोकस और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मगर प्राइस ऑलरेडी इस न्यूज स्टोरी को थोड़ी बहुत डिस्काउंट कर चुकी है, तो वैल्यूएशन के तौर पर थोड़ा सावधान रहना है। मगर इसके कारण आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ आके उसको जस्टिफाई कर लेगी। एक सेक्टर सर जो इस हफ्ते काफ़ी रहा, पिछले 10-15 दिन से मतलब ज़्यादा नोटिस में नहीं था एकदम से, जैसे कि सेमीकंडक्टर। अब वो थीम जो है, मॉस्टिप जैसे शेयर 50% भाग गए। और भी बहुत सारी कंपनियां जिनमें शानदार रही। एक रेयर अर्थ की बात शुरू हुई तो जीएमडीसी और बहुत सारे शेयरों में बहुत मोमेंटम रहा। ये जो नई नई थीम्स निकल के आती हैं या जिन पर बातचीत होती है और एकदम से स्टॉक्स रिएक्ट करने लगते हैं, यहाँ पे दम है इस ये रेयर अर्थ ये जो बाकी जो मॉस्टिप जैसी कंपनियों में मोमेंटम है, जो थीम है उस पर मैं चाहूँगा कि आप टिप्पणी करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि ये सब न्यू एज थीम्स में ना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होती है। तो मेरा अप्रोच ये होगा कि आप इन थीम्स के अंदर विनर्स को चुनने की कोशिश मत कीजिए। आप थीम्स में निवेश कीजिए, मगर डाइवर्सिफाई कीजिए, नॉट ओनली विद इन अ थीम बट अक्रॉस थीम्स। तो आप उसको न्यू एज को एक पैकेज बना दीजिए और सभी में निवेश कीजिए। कौन सा विनर होगा कौन सा लूजर होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और हवा चलती है इसमें तो सब ऊपर उठते हैं। तो मेरा मानना है कि आप जरूर इनमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये है फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो भारत का। मगर मार्केट ऑलवेज एक ओवर रिएक्शन करती है, फिर करेक्शन होती है, ओवर रिएक्शन, ये तो मार्केट की हालत है ऐसी होने का। तो इसलिए इसका बेस्ट प्रोटेक्शन आपको होगा कि आप कंप्लीट कभी सभी कंपनी जो हैं इस क्षेत्र में सभी में निवेश कर लीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। और ऐसे न्यू एज सेक्टर्स को भी आप मल्टीपल न्यू एज सेक्टर्स को लीजिए। ग्रीन एनर्जी एक तरफ है, रेयर अर्थ एक तरफ है, आपको सेमीकंडक्टर बताया, वैसे एक जो भी न्यू एज है उसको सभी आपको एक पोर्टफोलियो बनाइए जो न्यू एज पोर्टफोलियो है, जब भी कोई भी नई उभरती हुई। अभी देखिए कैपिटल मार्केट्स में भी बहुत सारे ये जो कंपनी सक्सेसफुल कंपनीज है वो भी आने वाले हैं आईपीओ के जरिए। तो मैं कहूंगा कि एक डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच आप मन में रखते हुए, और डू नॉट ट्राई टू पिक अ विनर कंपनी इन दिस। एक तो विनर होगी मगर कहना कौन है बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप न्यू एज करके एक कंपनी को उठाकर बैठ के मत लीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई कीजिए, सेमीकंडक्टर हो या फिर रेयर अर्थ हो या फिर बाकी न्यू एज थीम हो, इन सब के लिए एक अलग पोर्टफोलियो ही बना लीजिए कि ये अमाउंट जो है इस तरह के कारोबार में हम लगाएंगे, एक कंपनी में लेकिन मत लगाएं। चुनना थोड़ा मुश्किल होगा, पूरी थीम पे पैसे लगाने की सलाह यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब की तरफ से है। सर एक चीज़ बताइए, अभी वो कौन से सेक्टर हैं, जैसे आपने एक तो नाम दे दिए कि आपको कंजम्पशन पे थोड़ा लगाना चाहिए, थोड़ा कैपिटल गुड्स को लेकर के, बैंकों को लेकर के,
इसके अलावा सर अभी जैसे आईटी की बात पे क्या व्यू है सर आपका? अब इतना बड़ा बायबैक हो रहा है, मतलब अपने इन्फोसिस ने सबसे बड़ा बायबैक ऐलान किया है 18,000 करोड़ का। आप कैसे देख रहे हैं इसे, और इससे क्या तस्वीर कुछ बदलेगी आईटी की? आईटी का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एआई पे तो अब काफ़ी लोग कंपनी अब इन्वेस्टमेंट कर ही रही है। ये देखिए, मेरा व्यू पॉजिटिव है। मैंने आई थिंक पिछले शो में भी कहा था कि मेरा कॉन्ट्रा व्यू है आईटी का। द आईटी में मस्ट इन्वेस्ट सेक्टर हाँ, में। ये बात सही है। आपने सबसे पहले सर बोला था कि आपने कंट्रोल व्यू ले रहे हैं, और अभी देखिए क्या, मतलब सब लोग अब बात करने लगे आईटी की। जी सर, कंटिन्यू। तो क्यों ना इसके जो पॉजिटिव्स मैं बताता हूँ आपको। एक तो ओवर सोल्ड है, सिंपली प्राइस के बेसिस पर इसका ओवर रिएक्शन, ओवर करेक्शन हुआ है, नंबर वन। क्योंकि हम जिस ओवर रिएक्शन से क्या बता रहे थे कि हमारी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आईटी कंपनी ये नया एआई का रेवोल्यूशन को हैंडल कर पाएगी और ग्रो कर पाएगी। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही थी मार्केट इनमें फॉर सम रीजन, राइट। मगर हम गलत, ऐसे सोचना ही गलत है, क्योंकि इनके पास भयंकर कैश बैलेंस है। अभी इन्फोसिस बायबैक कर रही है, क्यों? क्योंकि इतना 45,000 करोड़ का कैश है उसके पास। तो इनके पास भयंकर कैश है, और ये इन्होंने Y2K भी देखा है, इन्होंने कई ऐसे सिचुएशन देखे। ये मैनेज करेंगे, कुछ ना कुछ एक्विजिशन करेंगे एआई कंपनी को। और ये एआई के, और टीसीएस की बात हुई थी नेगेटिवली कि उन्होंने 12,000 लोगों को ले ऑफ करे। अरे ऐसा कंपनी अगर वो देख रही है कि उनके एम्प्लॉय सूटेबल नहीं है एआई के लिए, तो ले ऑफ करना ही है। तो एज अ देश वो अच्छी बात नहीं है, मगर एज अ कंपनी वो अपने मार्जिन को ख्याल रख रही है ना। तो मेरा ही एक ओवर रिएक्शन हुआ था, नंबर वन। नंबर टू बात अब देखिए कि क्या है कि यूएस में अब रेट कट होती है, तो उसके कारण आईटी के लिए दो तीन चीज से पॉजिटिव आती है। क्यों? एक है कि उधर की रेट कट होगी तो उधर बीएफएसआई स्पेस के लिए पॉजिटिव होगा। और आईटी में देखें 50 to 60% जनरल इंडस्ट्री का यूएस का एक्सपोजर है, और उसके अंदर अनदर 50-60% ऑफ दैट 50-60% इज बीएफएसआई। बहुत बड़े बायर है वो आईटी के लिए। तो अगर बीएफएसआई के लिए रुझान अच्छा है तो नेचुरली आईटी के लिए वो स्पिल ऑफ होगा। तो वो सेकंड पॉजिटिव है। थर्ड इज रेट कट के कारण क्या होगा आपको, आरबीआई, यहां पर मेरा मानना है कि डोमेस्टिक ग्रोथ सिचुएशन को देखते हुए शायद आरबीआई रेट कट नहीं करेगी, और फेड ने रेट कट कर दिया तो रुपये के ऊपर दबाव होगा। और टैरिफ के काउंटर में रुपये का डिवैल्यूएशन एक टैक्टिक हो सकता है हमारे रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट का। तो उस हिसाब से अगर रुपये डिवैल्यू हो रही है तो फिर वो आईटी के लिए पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है। तो मेरा मानना है कि आईटी में ओवर करेक्शन प्लस ये पॉजिटिव चीज़ों के कारण मेरा अभी भी मानना है कि आईटी में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख के खरीदारी कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जिस दिन एफआईआई जोरदार वापस आएंगे, जब बाकी की चीज़ें आती है, तो आईटी उनके लिए बहुत पसंदीदा सेक्टर है। और इंटरनेशनल पैसिव फ्लोस भी जब आते हैं, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में 11% का वेटेज है आईटी का। यानी पैसिव फंड्स के जो भी पैसे आते हैं, 11, हर 100 रुपये में 11 रुपये आईटी को सीधे जाएंगे। तो ये अगर मोड रुख बदल गया इंडिया की ओर, तो आईटी ही बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगी। तो उस दिन का इंतजार करते करते आप खो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अभी से आप ग्रेजुअली, जो मैंने कहा था पहले भी, सेलेक्टिवली कीप बाइंग इन दैट सेक्टर, अल्टीमेटली आपको वो रिवॉर्ड देगी। मगर जो जल्द जल्द आप मत इंतजार कीजिए, कीप इट लाइक अ स्लाइटली मीडियम टर्म आउटलुक। ठीक सर। हाँ, चलिए सर, अब ये बताइए सर कि अभी और कौन सी थीम सर आपको अच्छी लग रही है अभी? इनके अलावा आईटी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, बैंक्स हो गए, डिफेंस में अभी आपको लग रहा है 5-10 साल के नज़रिए से मतलब का रखना चाहिए। अभी और कोई सेक्टर है ऐसा जहाँ पे आपकी निगाहें हैं जिस पे हमने बात नहीं की हो? बहुत सारे सेक्टर रह गए, सीमेंट है, बाकी चीज़ें हैं। जी सर। देखिए, मुझे ना कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेक्टर्स ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये जीएसटी भी एक तरह से कंजम्पशन को बूस्ट करेगी, मगर एक तरफ से एट द लोअर एंड भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के जो सेविंग्स है, तो उसके कारण उनकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। और लोगों का जो एक दिलचस्पी मार्केट्स के ऊपर बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड बीएफएसआई प्लेस, चाहे वो एएमसीज हो, से इंश्योरेंस पे ऊपर अभी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात चल रही है, तो थोड़ी एक नेगेटिव हवा है, और वो भी फिनेंस मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो इंश्योरेंस में थोड़ी एक आउटलुक अभी अनसर्टन है, उसको छोड़िए। मगर बाकी के मेरे लिए हमारी जो एक स्टॉक मार्केट की पेनिट्रेशन और म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन और ये सब चीज़ को लेकर मेरे को कैपिटल मार्केट प्लेस बहुत अच्छे लग रहे हैं इंडिया में। क्योंकि वो एक अवेयरनेस की स्टोरी है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, आज भी सेबी के बोर्ड मीटिंग में उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी, वुमेन इन्वेस्टर्स
को बुला अंदर लाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स की बात की। तो ओवरऑल एक कैपिटल मार्केट मेरे लिए एक अच्छी निवेश के लिए एक स्पेस में मानता हूँ। ठीक सर। सर बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन जाने से पहले जरा फुल फ्रेम में एक बार दिखा दीजिए पीछे का जो बुल है उसको सर को। सर ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे, आखिर में ये जो तेज़ी रही है ये टिकेगी, मतलब कि इस बुल में कितना दम दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के मन में चिंताएं आशंकाएं हैं। चलते चलते इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर में लोगों को दिवाली तक क्या एक रैली कंटिन्यू रह सकती है? नए हाइस को लेकर के आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक बना सकते हैं हम लोग? कुछ इस साल उम्मीद है या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ही कोशिश करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक दैट ये तेजी टिकेगी, मगर क्या तेजी बढ़ेगी, मैं कहूँगा उसके लिए इंतजार चाहिए। इंतजार ये तेजी जो हुआ है वो हाँ, टिकेगी, वो ठीक मगर है। मेरे ख्याल में और बहुत बड़ी एक में जंप जो रैली है के वो एफआईएस की वापसी से दिख सकते हैं। वो कब होगा, वो आपका सोच और मेरी सोच दोनों कब होगा पता नहीं। थैंक यू सर, आप डिनर के लिए जा रहे थे और आपने बीच में रोक करके अपना टाइम दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। और ऐसे ही अपना मतलब आशीर्वाद, अपना ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ बांटते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम समाप्त तो कर रहे हैं। मोटी मोटी बात यह है कि बाज़ार की इस तेज़ी को लेकर अति उत्साही ना हो, बहुत लंबी पोजीशन ना बनाए, अभी थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, समय लगेगा, लेकिन तो धीमे धीमे करके बाज़ार में निवेश करते रहें। जहाँ पे भी गिरावट आए, ये सोलिनी जी का मानना है। डिफेंस जैसे शेयरों में लंबी अवधि का नज़रिया रखें, छोटी अवधि का नज़रिया ना रखें। कैपिटल मार्केट जैसे सेक्टर उनको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आईटी में गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा कैपिटल गुड जैसे सेक्टर, पीएसयू बैंक, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाकी डेली बेसिस पे जो आपके सवाल रहते हैं उसके उत्तर हम आपको देते ही रहेंगे। सुबह 10 बजे जुड़िए मेरे साथ यार बाज़ार में, 1 बजे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाकी हमारी जो प्राइम मेंबरशिप है उसको लेते रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए, और आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जा करके। तो आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, और कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए हमें। मुझे इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।